नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। भोपाल में होने वाली प्राचीन खेल पिट्ठू की राष्ट्रीय प्रतियोगिता और राजनीति के मुद्दों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की पत्रकार वार्ता। आज शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल में एक निजी होटल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार के लुप्त होते प्राचीन और पारंपरिक खेलों को किस तरह से बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में प्रदेश राजधानी भोपाल में पिट्ठू की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 मार्च तक तात्या टोपे स्टेडियम में किया जा रहा है। इस आयोजन में देश के 14 राज्यों के 350 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और किस तरह का यह खेल खेला जाएगा और इसके क्या नियम होंगे की जानकारी और राजनीतिक से जुड़े मुद्दों पर भी पत्रकारों से चर्चा की। अभी कोई लाइव तो नहीं कर रहा है ना? आज अचानक मैंने आप लोगों को तकलीफ दी और आप शार्ट नोटिस में आए, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि सब कहते थे कि कैलाश जी इंदौर में आप ज़्यादा रहते हैं, दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं, भोपाल भी आइए। तो आज एक बहाना ढूंढकर कि सब 2-3 घंटे यहाँ पर रुकूंगा, मैं सब लोगों से मिलूंगा, साथ में भोजन करेंगे और पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल चर्चा भी करेंगे। पर बहाना एक है यहाँ पर कि हम एक अखिल भारतीय स्पर्धा पिट्ठू, हम बचपन में सित्तोलिया खेलते थे। ये सित्तोलिया एक अनऑर्गेनाइज गेम था जो मोहल्ले मोहल्ले में खेला जाता था। आप लोगों ने भी खेला होगा, 7 पत्थर लगा के गेंद से मारते हैं, उसको उड़ाते हैं। अब इसको एक खेल विभाग ने नाम दे दिया इसका पिट्ठू। ये पिट्ठू के फेडरेशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। भोपाल में हम इसका एक अखिल भारतीय टूर्नामेंट कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में देश भर की टीमें आएगी और यह टूर्नामेंट होगा 28 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। लगभग देश भर की 30 टीमें आने की संभावना है और यह 28 तारीख से प्रारंभ होगा और 1 तारीख तक फाइनल होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री को भी बुलवाया हमने, यहाँ के स्थानीय मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी, मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया कि एक दिन आप आइए। ये पूरा बचपन में खेला जाने वाला, मोहल्ले में खेला जाने वाला सित्तोलिया को एक नियम में बांधकर एक अधिकृत खेल बनाया है और इसको खेल विभाग ने मान्यता भी दी है। सित्तोलिया की जगह ये पिट्ठू आपके सामने रखे हैं। हम 7 पत्थर लगाते थे, उस जगह 7 ये लकड़ी के हैं, लकड़ी के पिट्ठू है। इसमें नंबरिंग भी है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी गेंद मार के किसी भी बोर्ड को एक के ऊपर जमा दें। कलर इसके फिक्स है, इसी प्रकार जमना चाहिए। इसका मैदान है 12x24 का। वो उस मैदान में दोनों तरफ खिलाड़ी रहते हैं। उन खिलाड़ियों के भी नियम है कि कहाँ गेंद मारना, कहाँ नहीं मारना, ये सब उसके नियम बने हैं पूरे। तो ये एक ऑर्गेनाइज खेल हो गया और इसको जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि गांव-गांव में खेले जाने वाले खेल जो बिना खर्चे के, बिना मैदान के हम लोग खेलते आए हैं, पर आज इसको एक ऑर्गेनाइज रूप दिया गया है और इसका अखिल भारतीय टूर्नामेंट 28 तारीख को होने वाला है। कारण बहुत छोटा सा है, पर मैंने बड़ी संख्या में आपको इसीलिए बुलाया कि आप यदि कुछ पॉलिटिकल चर्चा करना चाहें, नॉन पॉलिटिकल चर्चा करना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं तो सिर्फ इसी टूर्नामेंट के लिए बुलाया था। हमें परिचय कर देता हूँ, मंच पे बैठे हुए हमारे ध्रुव नारायण सिंह जी,
जो भोपाल क्रिकेट डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हमारे साजिद भाई जो पिट्टू एसोसिएशन भोपाल के उसके अध्यक्ष हैं, हमारे डॉक्टर साहब वाजपेयी जी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरिनारायण यादव जी ये हमारा पिट्टू फेडरेशन है, इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, गुलाब सिंह जी ये तकनीकी पूरा कहें कि हम इस खेल को तकनीकी रूप देने का काम गुलाब सिंह जी ने किया है और गोड़ साहब ने किया है। ये पिट्टू फेडरेशन की टीम है। पहले आप खेल के संबंध में कुछ पूछना चाहें तो आप पूछेंगे, उसके बाद मैं राजनीति के भी प्रश्न को आमंत्रित करूँगा। पर पहले से आपका लगाव है और आप सितौलिया करवा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? एक तो ये जो खेल हो रहा है इसमें वो पीढ़ी चली गई, ये जेट हो गई है जो इसको खेलती है, आज की पीढ़ी इसको जानती नहीं है। क्या उसके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है या उनको खिलाया जाएगा या उनको बताया जाएगा? अच्छा प्रश्न है। शहरों में अभी नहीं खेला जाता है पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत खेला जाता है, बहुत पॉपुलर गेम है। और अभी हम लोग, मैं जैसे अभी आसाम से आ रहा हूँ तो मैंने देखा है कि आसाम में लोग मैदान में ये वाला गेम खेल रहे थे, तो आज भी ये खेल बच्चों में खेला जाता है। पीछे से प्रश्न आया कि क्रिकेट में भी हुए, डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ अभी, और बास्केटबॉल का भी मैं स्टेट का चेयरमैन हूँ, मैराथन ऑल इंडिया मैराथन का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, फिर साइकिलिंग का ऑल इंडिया चेयरमैन हूँ। ऐसे खेलों में मेरी रुचि है और करीब कोशिश करता हूँ कि हर खेल हम खेलें और खिलाएं लोगों को और लोगों को, खिलाड़ियों को। हाँ जी, एक बार पीएम साहब ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में खेले जाने वाले खेलों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, और उन्होंने इस खेल का जिक्र किया था पिट्टू का मन की बात में कि पिट्टू हम भी खेला करते थे, आप लोगों ने भी खेला होगा, पर इसको क्या ऑर्गेनाइज तरीके से हम इसकी प्रतियोगिता करा सकते हैं क्या। तो उसके बाद फिर खेलो इंडिया में इस खेल के बारे में चर्चा हुई, उन्होंने इस खेल को मान्यता दी है और इस प्रकार यह खेल ग्रामीण का भी अब अखिल भारतीय स्तर पर खिलाड़ी इसमें तैयार हो। कुल मिलाकर खेल है, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि आजकल के बच्चे कंप्यूटर पे खेलते हैं, मैदान पे भी खेलना चाहिए। तो ये मैदानी खेल है और सस्ता खेल है, ग्रामीण क्षेत्र में भी खेला जाता है, इसमें कोई बहुत पैसा नहीं लगता, ड्रेस नहीं लगती, बस 7 पत्थर लिए और लगा दिए। अब इसको एक व्यवस्थित तरीके से लकड़ी की इस प्रकार पिट्टू बनाकर और खेलने का नियम बनाया है। मैं जानना चाहता हूँ, इधर अरे आप तो, मैं इधर आ रही है, आप तो किधर से भी बोलो। मैंने देखा था कि आप प्रचार से दूर रहते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ आपकी पार्टी इवेंट वाली पार्टी बनती जा रही है। 1 रुपए का काम होता है और 100 रुपए को उठे जाता है, क्या कहेंगे इसको, किस तरह से देखते हैं? मतलब ये खेल का प्रश्न है कि अलग प्रश्न है? खेल का हो गया, पहले खेल के प्रश्न हो जाए फिर इसका जवाब दो। इसका नाम अलग अलग जगह अलग अलग है, इसके 7 नाम तो हमको मालूम है अभी, जो इसको पहाड़ों में शायद लगुली के नाम से कहते हैं, राइट? हाँ, इसके 7-8 नाम हैं, हम सितौलिया बोलते थे, गिप्पी। हम सब खेलोगे, आप सब खेलोगे। हाँ, खेल के पहले प्रश्न हो जाए, उसके बाद खेल से जुड़ा सवाल, शिकार करने में माहिर माने जाते हैं, अचानक आप सितौलिया खेल रहे हैं तो अब शिकार किसका होने वाला है? हाँ जी, ये आपके पिट्टू में बॉल किस तरीके की होगी? हाँ, बॉल भी बता, बॉल लेके आना पड़ा। ये सामान्य गेंद है, जिसे टेनिस बॉल बोलते हैं। ये देखिए, हाँ जी, अजय मतलब ये खेल का है कि राजनीति का प्रश्न मैंने बता रहे हैं? जैसा आप उचित समझे। देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, हम
टीम में भी खेलते हैं तो कप्तान के निर्देश पर काम करते हैं। अगर पिट्टू खेलते हैं तो जो कप्तान इशारा करते हैं वो करते हैं। पार्टी में भी हम कप्तान के इशारे पर ही काम करते हैं। कप्तान जिसको बताता है उसको शिकायत करते हैं। खेल हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी रुचि हो तो एक पत्रकार वर्सेस खिलाड़ियों के बीच में आयोजित करते हैं। मेंबर ऑफ एसोसिएशन। हाँ, मेंबर ऑफ एसोसिएशन प्रेस क्लब और इसके बीच में आप तैयार है? अब खेल रहा है हाँ, अपने एक सवाल गेंद पड़ती है तो ये गेंद किसके पीठ पर पड़ने वाली है, और कई लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैदान छोड़ कर भागना? ये तो अंपायर निर्णय करेगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? अंपायर भी रहता है इसमें। सर एक सवाल मेरा भी, सर मैंने भी मेरा पर वन जीत गए थे। सर मेरा भी सवाल है कि वहाँ पे खेला होवे जो था ममता बनर्जी का खेला होवे फुटबॉल के लेके उन्होंने, तो आप उसकी तरफ पे ये भी खेला होवे होगा? देखो, वो खेला हुए वो बंगाल से चला और उत्तर प्रदेश में आया और खेला उल्टा हो गया। गोल हो गया, सेल्फ गोल हो गया वो, इसलिए हमेशा खेला हुए नहीं चलता है। वास्तविकता होती है। हाँ भाभी जी, 2023 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा कि मुख्यमंत्री के लिए कोई और नया चेहरा आएगा? वैसे आशीर्वाद तो ज्योतिरादित्य को भी दिया है जेएनयू में, तो आपका क्या मानना है? आप किसको आशीर्वाद दे रही है ये बताइए आप। जेन मुन्नी जी ने, देखिए इसका उत्तर गंभीरता से ये है कि अभी पार्टी ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है। शिवराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाए। सर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल का बीजेपी सबको दिखाना चाहती है, यूट्यूब पे डाल दें। विवेक अग्निहोत्री ही ठहरे, उनको सलाह दे दीजिएगा। सर कहेंगे सर अरविंद केजरीवाल की सलाह आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ऐसा है कि ये मेरा विषय नहीं है। अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहे सुबह हर बात में टिप्पणी करूँ, ये भी जरूरी नहीं है। पश्चिम बंगाल में हाँ धर्मेश जी, जिंदा जलाया जा रहा है, जी लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है गेम भूमि में, आपको लगता है कि वो कानून व्यवस्था खत्म हो गई और राष्ट्रपति सजा लग गई है? देखिए, मैं तो काफ़ी पहले से एक बात कह रहा हूँ कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। वहाँ भारत के संविधान का सम्मान ही नहीं होता, रोज धज्जियाँ होती हैं। और आज हाईकोर्ट ने भी सुबह सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और ये भी निर्देश दिया है कि सीबीआई हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में जांच करे, क्योंकि राज्य सरकार असहयोग सीबीआई को करती है वहाँ। और इसलिए बंगाल एक ऐसा देश के अंदर प्रदेश है जहाँ रोज प्रजातंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। वहाँ की जनता राजनेता, अपराधी और नौकरशाही तीनों के नेक्सस में फंसे हुए। यदि किसी के साथ कोई घटना हो गई तो वो थाने पे रिपोर्ट भी नहीं दिखाया जा सकता। सर कांग्रेस एक मिनट, मेरा पूरा जवाब देना दीजिए। यदि कोई थाने पे जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करता है तो जब तक टीएमसी कार्यालय से फ़ोन नहीं जाता, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, चाहे भले ही किसी महिला के साथ बलात्कार भी हो जाए, वहाँ रिपोर्ट ही नहीं लिखते। गवर्नर जो कि एक संवैधानिक पद है, वो सरकार की कभी कोई ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो असंवैधानिक है तो ध्यान दिलाने की कोशिश करते, तो उनके लिए भी अशब्द, बहुत ही खराब शब्दों का उपयोग प्रदेश के मुख्यमंत्री करती है। यहाँ की मैन हैंडलिंग भी होती है उनके साथ। कहीं जाते हैं तो काले झंडे दिखाते हैं, गो बैक के नारे लगाते हैं। तो बंगाल में डेमोक्रेसी है नहीं, बंगाल की स्थिति बहुत खराब है। सर कांग्रेस के एमएलए की बीजेपी जी का गुट है, नरोत्तम जी का, शिवराज जी का, आप सर इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आपने कह ही दिया तो मैं क्या कहूँ इसके लिए। आज के दिन में पूरे विश्व में लोग फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप
देखिए, अभी इसकी शुरुआत हुई है, अभी इसका रजिस्ट्रेशन भारत शासन ने किया है। निश्चित रूप से ये खेल जब बहुत पॉपुलर होगा, पहले अपने देश में, फिर हम इसको अन्य देशों में भी ले जाएंगे, तो एक लंबी प्रक्रिया है। जैसे कबड्डी हम वर्षों से खेलते हैं, कबड्डी अब एशियन गेम में खेलने जाने लग गई। ऐसे अब धीरे धीरे ये गेम भी बढ़ेगा, अन्य देश भी खेलेंगे, तो ओलंपिक में भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जलाल जी, आपने दो बातें कही अभी कि एक तो पार्टी शिवराज जी जो है उन्हीं की अगुवाई में होगा, तो क्या माना जाए, पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है या डिसाइड कर लिया है? देखिए, अभी इस विषय में पार्टी में कोई चर्चा नहीं है और इसलिए शिवराज जी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यही मान के चलिए कि शिवराज जी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा। शिवराज जी के 15 साल पूरे होंगे मुख्यमंत्री कार्यकाल के। आपकी नज़र में शिवराज जी की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी जो 15 साल का कार्यकाल है मुख्यमंत्री? देखिए, वो इस प्रदेश में उन्होंने एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, उनकी संवेदनशीलता, ये सब उनकी विशेषता हैं, जिसके कारण वो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। आज भी बच्चों के बीच में मामा के नाम से पहचाने जाते हैं और इस प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका उनकी। 2003 में, उसके पहले जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, आप सब अच्छी तरीके से परिचित हैं कि सड़कों की हालत क्या थी, बिजली की हालत क्या थी। उसके बाद उमा जी आई, बाबूलाल जी गौर साहब आए, उन्होंने भी एक नींव रखी इस राज्य के अंदर विकास की। उसके बाद एक लंबी बड़ी इमारत अगर विकास की बनाई है तो शिवराज जी के नेतृत्व में बनी है। इसलिए शिवराज जी ने एक बहुत अच्छी पारी खेली है और बहुत साफ और विकास की पारी खेली है। उमा भारती ने टोटल प्रोहिबिशन के लिए कैंपेन चला है, आप उसके समर्थन में हैं कि नहीं? अमनीश जी, अच्छा, ऐसा है कि शराबबंदी होना चाहिए, पर उसके जहाँ प्रयोग हुए हैं उस पर अध्ययन की भी आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में शराब, ताड़ी, ये लगभग हमारे यहाँ 23% पॉपुलेशन ट्राइबल है, उनके संस्कारों से जुड़ी हुई है, उनके यहाँ पूजा पाठ में भी इसका उपयोग होता है। तो हमें कैसे इसको प्रतिबंधित करना, इसके बारे में पूरे अध्ययन की आवश्यकता है और अध्ययन करने के बाद ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से उसके परिणाम ठीक जी, उमा जी ने प्रतीकात्मक रूप से पत्थर फेंक के दुकान पे अपना विरोध दर्ज कराया था, आप इसको उचित मानते हैं? अब उन्होंने उसका क्लियरिफिकेशन भी दे दिया, इसलिए मुझे उसको क्लियरिफिकेशन देने की आवश्यकता है। कैलाश जी, एक सवाल है मेरा, आप भी भोपाल में हैं और विवेक अग्निहोत्री का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, इसमें उन्होंने भोपाल के लोगों को होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक बोला है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, वो भोपाल के रहने वाले हैं, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, मुझे इंदौर का अनुभव बहुत अच्छा है। आप इंदौर के बारे में प्रश्न करें मुझसे। लेकिन सर, इस बयान पे आपका क्या कहना है? आज आपने बोला भोपाल आए, यहाँ पे 2-3 घंटे बिताएंगे हम लोगों के साथ, भोपाल के लोगों के साथ। तो भोपाल के साथ यहाँ पर जब बिताऊंगा मैं पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल बात करूँगा, बाकी और कुछ नहीं। क्या एक ऐसा है कि इस टीम में 14 खिलाड़ी रहते हैं एक टीम के अंदर। आयु के अनुसार सीनियर और जूनियर दोनों टीमें बनती है और सीनियर टीम भी रहती है, सीनियर और जूनियर टीम भी रहती है। जूनियर टीम की आयु 18 से कम होती है, क्यों भाई, गुलाब सिंह जैसे है ना, आया तकनीकी जहाँ की गलत को बता रहे हैं। 18 से कम उम्र की जूनियर टीम होती है और 18 से अधिक की सीनियर टीम होती है। आप खेल सकते हैं उसमें। आपने 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसके बाद से आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा। 2023 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है और 24 में लोकसभा का चुनाव है, क्या आप फिर वापस चुनावी राजनीति में दिखाई देंगे? ये निर्णय हमारा नेतृत्व करता है और उन्होंने कहा कि मैं संगठन का काम कर रहा हूँ,
और इसलिए मैं स्वयं अपने बारे में कभी भी निर्णय नहीं लेता। सर, मेरा एक सवाल है कि 2003 में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 2005 से शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं। हर बार आप भी या बीजेपी के तमाम नेताएं कोई विकास की नई नई योजनाएं बताते हैं, लेकिन आज हकीकत ये है कि मध्य प्रदेश में 60% से ज्यादा आबादी बीपीएल कार्डधारी है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, यदि आप आर्थिक सर्वेक्षण इस बजट का देखेंगे तो 2003 में हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय लगभग 70,000 थी। आज बढ़कर 1,24,000 के आसपास है। तो आय बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। यदि इसी के ऊपर आप पत्रकार परिषद चाहेंगे तो मैं सिर्फ इसी बिंदु पर कि प्रदेश में आर्थिक प्रगति कितनी हुई है इसके ऊपर भी बता सकता हूँ, क्योंकि वास्तव में आप 2003 के पहले का प्रदेश देखें और 2003 के बाद का प्रदेश देखें। आज ग्रामीण क्षेत्र में परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके पास पैसा पहुंच रहा है, उनके उत्पादन को उचित मूल्य मिल रहा है, सरकार उनका 100% उत्पादन खरीद रही है। आज किसान के पास पैसा आया है, परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उससे व्यापार बढ़ा है। तो कुल मिलाकर ये जो अर्थचक्र है ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शहरों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। 2003 में हम बीना जाते थे तो बीना एक छोटा सा गाँव लगता था। आज बीना के अंदर मॉल बन गए, बड़े कॉलेज बन गए, बड़े स्कूल बन गए। आप छोटे छोटे गंज बासुदा जाएँ, गंज बासुदा एक बहुत छोटा सा गाँव दिख रहा था 2003 में। मुझे याद है जब शिवराज जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, मैं विदिशा लोकसभा देख रहा था, मैं गंज बासुदा गया था। आज गंज बासुदा देखेंगे आप किसी शहर से कम नहीं। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक अर्थव्यवस्था के चक्र के कारण आपको एक विजिबल डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं इसमें इसके परिणाम ने विपक्ष को एकदम धराशायी कर दिया है। और मुझे लगता है कि इन सारे राजनीतिक वातावरण के अभी सेकंड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, क्या बनेगा ये कहना जल्दबाजी होगी। पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष धराशायी। सर, आप पॉलिटिक्स में आज में हैं और बहुत अच्छा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उससे पहले लीडर थे, आपको कौन सी पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, स्टेट की या नेशनल पॉलिटिक्स? एक बार मुझे लोगों ने पूछा था कि आप पार्षद रहे, विधायक रहे, मेयर रहे, मंत्री रहे, तो सबसे अच्छा और आत्मीयता वाला जनप्रतिनिधि का कौन सा लगा आपको? तो मैं कहूँगा पार्षद, क्योंकि वहाँ पर सुबह ही सुबह आदमी बिल्कुल घर के सदस्य की तरह आता है, घर के मुखिया की तरह। दादा मेरे आज पानी नहीं आया, दादा वो मेरे घर के पीछे कुत्ता मर गया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मोहल्ले के अंदर लोग अपने को एक परिवार के मुखिया की तरह व्यवहार करते हैं। तो सबसे अच्छा कार्यकाल में मानता हूँ आत्मीयता वाला वो पार्षद का था। और वैसे तो राजनीति में जितने जितने आगे बढ़ते जाओ उतना अपना ग्लैमरस बढ़ता जाता है, पर मेरा जनप्रतिनिधि वाला अगर सबसे अच्छा कार्यकाल था तो पार्षद का। सवाल ये है कि यूपी में बुलडोजर बाबा के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज मामा बुलडोजर मामा के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी पहले से बुलडोजर चल रहा है। भोपाल में ही काफ़ी पहले बुलडोजर चला था, जिसमें आपकी बिरादरी के लोग भी थे, उसमें उनके भी बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर तो मध्य प्रदेश में काफ़ी पहले से चल रहा है। हाँ जी, चल रही है कश्मीरी पंडित, उसको लेकर काफी तरह तरह की बात, आपका क्या कहना है, थोड़ा सा ये बताइए। नहीं, पिक्चर बहुत अच्छी है और जब सत्यता सामने आती है तो कुछ लोगों को खराब भी लगती है। तो सत्य हमेशा कड़वा होता है। इस फिल्म आने के बाद
कुछ दिखता। नरोत्तम जी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री शायद आ गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी। हाँ जी। भाजपा में चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा शुरू हुई, क्या इसको उचित मानते हैं आप? जो भी हमारा हाईकमान निर्णय करता है वो उचित है, उनकी दूरदृष्टि है। खिलाड़ी जी, एक सवाल ये कि 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद पिछले 4 दिन से फिर लगातार पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। ये पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, दूध के रेट बढ़ते, तो कभी आप लोग अपने पार्टी नेताओं के सामने बात उठाते हैं कि भाई ये इस तरह की चीजों को जब चुनाव होते हैं तो रेट रुक जाते हैं बढ़ना और फिर शुरू हुआ बढ़ना, तो कभी आप लोग बात करते हैं इस पार्टी में? देखिए, हम लोग समझदार हैं, हम लोग इंटरनेट देखते हैं, विश्व में क्या हो रहा है, क्यों रेट बढ़ रहे हैं। जो लोग इसको नहीं समझते वो प्रश्न को जरूर पूछते हैं। हम तो समझदार हैं, हम क्यों पूछेंगे हमारा हाईकमान से सब। क्या प्रधानमंत्री जी जो कहा है हम उसका अक्षर से पालन करते हैं। जी कैलाश जी, आपके बाईं तरफ से बोल रहा हूँ। कैलाश जी, ये आपकी बाईं तरफ से, हाँ, ये 2017 में एक सर्वे हुआ था, वेस्ट बंगाल से संबंधित प्रश्न है। 2017 में एक सर्वे हुआ था, संघ ने करवाया था। मैं पूर्व प्रांत प्रचार प्रमुख के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि वेस्ट बंगाल में कोई भी चुनाव होता है तो नॉन टीएमसी वोटर्स घर से ही नहीं निकल पाता, अगर निकला तो सही सलामत पोलिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाता है। सारी रिपोर्ट संघ के पास थी, और आज जो हो रहा है, जिंदा जलाए गए, ये सब संघ को पता था। तो इस पे जो रिपोर्ट आई, इस पे कार्रवाई करने में क्या डिले हुआ। 17 के बाद जब एक्टिव हुई बीजेपी, तो जनवरी, मोटे तौर पे जनवरी 2020 में एक्टिव हुई। तो ये नहीं लगता कि 3 साल का जो समय बीता वो चूक हो गई बीजेपी से, और आज भी वेस्ट बंगाल बीजेपी के उस पे नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा ही देखिए लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होता है, केंद्र सरकार उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और केंद्र सरकार की एजेंसियां जब हस्तक्षेप करती है जब राज्य शासन का सहयोग, अदरवाइज हस्तक्षेप नहीं करती। जैसे अब सीबीआई की जांच होना है तो राज्य शासन रिकमेंड करती है, पर कुछ राज्यों ने, उसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, वो नहीं चाहते कि सेंट्रल एजेंसियाँ वहाँ पर जांच करें। आज की घटना में ही आपने देखा होगा, हाई कोर्ट ने सो मोटो उस केस को देखा और सीबीआई जांच के निर्देश दिए। तो केंद्र सरकार की मजबूरी है, हम पे केस लगे और ऐसे केस लगे कि बोलने में शर्म आती। तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, कभी भी किसी के ऊपर भी कैसे भी केस लगा सकते हैं। और ये बहुत शर्मनाक है कि डेमोक्रेसी में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पर लोग घरों के अंदर भी जेल में बैठा ऐसा महसूस कर रहे हैं। समय ही सब ठीक कराता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग खुद वहाँ पर सड़क पर आएंगे और इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ खड़े होंगे। के बाद हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं के अगेंस्ट अपराध पोस्ट कोरोना सीनियर सिटीजन्स वुमेन और इन्फेंट्स जो बच्चियां हैं उनके अगेंस्ट अपराध रेप वगैरह बहुत ज्यादा बढ़े हैं। हमारे पास देखा जाए तो अपने चुनाव के लिए 1.5 साल का वक्त है। क्या इस 1.5 साल में इन तरह के अपराधों पे किसी तरह की लगाम कसने की कोई उम्मीद है, जिससे हम महिला वोटरों को या महिलाओं को किसी तरह एनकरेज कर सके हमारी पार्टी को वोट देने के लिए? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में भी महिलाओं का 5% बहुत ज़्यादा गिरा, और महिलाओं ने काफ़ी अच्छा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो मध्य प्रदेश एक पहला प्रदेश है जिन्होंने महिला अत्याचार के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाए हैं। विशेषकर नाबालिग बच्चियों के साथ जब इस प्रकार अपराध होते हैं तो उनको फांसी देने का निर्णय भी मध्य प्रदेश की सरकार ने पहली बार लिया। हमारे साथ पास में गृह मंत्री जी बैठे हैं, इनकी उस बहुत बड़ी भूमिका थी। तो महिला अत्याचार
न हो, उस पर नियंत्रण हो। सरकार बिल्कुल जागरूक है और उसके फास्ट ट्रैक के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को सज़ा दिलाने का काम भी हमारे शहर इंदौर में हुआ था। आपको याद है कि एक घटना हुई थी, उसमें 15 दिन के अंदर ही आजन्म कारावास की सजा दे दी गई थी। तो सरकार बिल्कुल प्रोएक्टिव है और निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है, हम कन्या पूजन करते हैं, उसके पीछे संदेश यही है कि हमारे यहाँ बेटियाँ पूजनी है। तो सरकार इसके प्रति गंभीर है और गंभीर कार्रवाई भी कर रही है। नहीं, अभी तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आज विवेक अग्निहोत्री, मुझे पता लगा अभी यही इसी होटल में रुके, उनसे पूछ लीजिएगा कि ये भी तो सलाह दीजिए उनको कि एक बॉम्बे एक बंगाल फाइल भी बनाए। एक सवाल हो गए हैं। नियाज अहमद, आपके पूर्व जो आपका डिपार्टमेंट था पीडब्ल्यूडी, उससे ही जुड़े हैं, उनके जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कितने जायज हैं? बगल में गृह मंत्री भी हैं, जेल मंत्री भी बैठे, क्या उनका फैसला इस समय नोटिस तो दिया गया है? देखिए, भारतीय समाज है ना, ये मर्यादा से नियंत्रित होता है। आप पत्रकार हैं, आपकी भी मर्यादा है, मैं राजनेता हूँ, मेरी भी मर्यादा है, खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलता है, उसकी भी एक मर्यादा है। यदि कोई सरकारी अधिकारी नौकरी करता है तो उसकी भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा का जब उल्लंघन होता है तो उसके नियंत्रक की जवाबदारी है कि वो उसको नियंत्रण में। थैंक यू। एक सवाल था, आपने दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई और तैयारी हरियाणा की है जहाँ के आप प्रभारी थे, क्या आपको चुनौती मानते हैं? बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, पर चूंकि उन्हें सफलता मिल रही है इसलिए लोगों को लगता है कि ये चुनौती हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक होती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक होती है शॉर्ट टर्म पॉलिसी। शॉर्ट टर्म पॉलिसी की उम्र भी शॉर्ट होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की उम्र लंबी होती है। तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाला है देश, यहाँ पर यदि आपको राजनीति में देश के ऊपर यदि अपना प्रभाव जमाना है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये छोटा छोटा फ्री दे देना, ये दे देना, उनमें ठीक है, छोटी मोटी सफलता मिल सकती है, पर बड़ी सफलता के लिए बड़ा सोच, बड़ा विचार, एक तरीके से बड़े राजनीतिक चिंतन की ज़रूरत पड़ती है। वो मुझे भी आप में दिखाई देती है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका पार्टी बोलता है कि भारत विश्व नेता है, तो अभी तक विश्व गुरु इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, हर कोई उसका पार्ट बन रहा है, आप अपना स्टैंड अभी तक क्लियर क्यों नहीं किए? नंबर 1। और दूसरा मेरा आप ही से क्वेश्चन है, आप ही पर्सनली एक क्वेश्चन है आपसे कि आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? भुट्टे की किस से मैरियट कैसे पहुंच रहे? पहले प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने युद्ध जब चल रहा था, चलते युद्ध में जब हमारे 20,000 विद्यार्थी वहाँ पर थे, दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात की और एक कॉरिडोर बनाकर उनको बाहर निकाला। आज मैं दावे से कह रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ, जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई राष्ट्र का नेता नहीं है जो दोनों देशों के नेताओं से बात करके युद्ध विराम की कल्पना भी कर सके। ये अगर श्रेय मिला है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है। और आज भी 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति बोल चुके हैं कि मोदी जी को इसमें आना चाहिए, मोदी जी को इसमें बीच में बोलना चाहिए। तो ये हमारे देश के नेता की वैश्विक छवि का ही परिणाम है। थैंक यू वेरी मच। एक
सीबीएसई